हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम इसके अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हमारे पास भाई चैप्टर 5th है। ठीक है, इससे पहले हमने ना इसके 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और तुम्हारी बुक का ये जो तुम्हारी इकोनॉमिक्स की बुक है, अर्थशास्त्र की बुक है, इसका लास्ट चैप्टर है। भाई चैप्टर छोटा सा ही वाला और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। भाई पहले हमें पता होना चाहिए कि जो चैप्टर पहले ना, पहली बात मेरे पास है उपभोक्ता अधिकार। पहले पता है उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता अगर नॉर्मली बोले इकोनॉमिक्स की भाषा में, उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है। ठीक है, इस डेफिनेशन को तुम जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली, इस डेफिनेशन को तुम आराम से लिख सकते हो, कोई भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अधिकार। अधिकार का मतलब है राइट, पावर। एक जो उपभोक्ता है उसके पास क्या क्या राइट है, क्या क्या पावर है उसके पास। ठीक, तो मेरे पास कह रहे कि बाजार से अपनी दैनिक आवश्यकता, दैनिक मतलब डेली आवश्यकता के लिए, अगर आवश्यकता के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु खरीदने वाले लोग को क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाई उत्पादक कौन होता है। देखो उत्पादक बोले, उत्पादक वो व्यक्ति होता है जो अधिकतम लाभ कमाने के लिए वस्तु या सेवा को उत्पादित करके बाजार में बेचता है। ठीक है, तो मैंने बोला भाई कि दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करने वाले लोग को हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं। तो कह रहे कि उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए कानून ने कुछ अधिकार दिए, जैसे कि सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार के अंदर ये होता है, अच्छा तुम्हें ना इन सबको बना के लिखना है इसके अंदर। ये तुम्हारे पास हेडिंग है, तुम्हें इसके अंदर क्या भाई बना के लिखना है सबके अंदर। ठीक है, अब सुनो, पहले हम बात करते हैं मेरे पास भाई सुरक्षा का अधिकार का मतलब क्या होता है। सुरक्षा के अधिकार का मेरे पास मतलब ये निकल के आता है कि कोई जो भोक्ता है, अगर वो कहीं से कुछ भी सामान खरीद रहा है, उसको ये बात मतलब कि ये बात तो पक्की हो जाए कि जो उसने सामान खरीदा है वो सामान उसको हानि का मतलब कि हानि नहीं पहुंचाएगा। ठीक, अगर ना मान के चलो कि हानि वगैरह पहुंचाता भी है तो क्या होगा, वो जो भी सामान होता है, सामान के पीछे ना एक कोड लिखा होता है। ठीक, तो देखा होगा मतलब कि सीरियल, जो तुम्हारा सीरियल नंबर एस एन नंबर होता है। ठीक है, तो या फिर मान लो तुम्हारा ना प्रोडक्ट आईडी होती है, जो प्रोडक्ट आईडी, ये सारे तुम्हारे सामान के पीछे लिखा होता है और फिर जाके एक्सपायरी डेट सब कुछ लिखी होती है। तो ये चीज को देखते हुए क्या है कि जो उपभोक्ता है उसको सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। अगला है सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार का मतलब है कि जो सामान वो खरीद रहा है, ठीक है, जो सामान खरीद रहा है उसके बारे में उसको सारी की सारी सूचना दी जाए। तुम कोई सा भी सामान खरीदना, उस सामान के पीछे देखना, उसके पीछे ना लिखा होगा इंग्रेडिएंट। ठीक है, कि कौन कौन सा सामान उसमें मिलाया गया। चलो तुम एक काम करना, आज जाना एक दुकान पे, ठीक है, और 1 रुपए का कोई सा, मान लो कि एक शैम्पू, चलो कोई सा भी शैम्पू खरीद लेना। ठीक, उसमें शैम्पू में ना पीछे लिखा होगा उसमें क्या क्या डाल रखा है, कोई सा भी सामान चेक कर लेना। अगला होता है चुनने का अधिकार। भाई चुनने का अधिकार का मतलब है एक उपभोक्ता के पास इतना अधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से जो उसको सामान पसंद है उसको चुन सके। अगला क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। अगर उसको किसी भी सामान से कोई हानि पहुंची है तो जहां से उसने सामान खरीदा है उसका सारा का सारा खर्चा वो देगा। ठीक है, अगला उपभोक्ता शिक्षा अधिकार। भाई जो उपभोक्ता है ना उसको अपने अधिकार जानने का अधिकार होता है। ठीक है, जो उपभोक्ता है उसके पास क्या क्या पावर है, ठीक है, ये इन सब को जानने का पूरा उसके पास हक होता है। अब बात करते हैं उपभोक्ता के शोषण के कारण। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण उपभोक्ता का शोषण होता है, मतलब कि उपभोक्ता को पागल बनाया जाता है। सबसे पहला भाई सीमित सूचना। बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना जो सामान डाल रखा होता है, जो सामान उसमें मिक्स होता है वो सामान बताते नहीं है। भाई एक ना न्यूज में रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में लिखा था कि एक कंपनी है वो क्या है कि कुछ चटनी बेचती है। अब चटनी जो है उसमें क्या है कि भाई बता रखा है किसी जानवर की हड्डी होती थी, हड्डी को पीस के डाल के चटनी बनाते थे। ठीक, उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। बाद में जाके पता लगा कि भाई वो चटनी बहुत सारे वेजिटेरियन लोगों ने खा ली। ठीक, लेकिन वो चटनी नॉनवेज थी। और भाई हमें कैसा पता लगता है, देखो जैसे मान लो कि ऐसा बॉक्स है, एक ना बॉक्स बना होगा, अगर यहाँ बॉक्स के अंदर ही जो भरा हुआ है अगर ये ग्रीन है, ठीक है, मतलब कि वो वेज है। ठीक, और ऐसे बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, और उसमें बस क्या भाई ऐसा है और उसमें रेड है, ठीक है, इसका मतलब इसको नॉन वेज है। ठीक है, इसका वो नॉन वेज है। और अगर ऑरेंज है मतलब कि दोनों मिक्स है। ठीक है, ये दोनों मिक्स है इसके अंदर। ठीक, अगला हम बात करते हैं सीमित आपूर्ति। देखो भाई उपभोक्ता का और शोषण कैसे होता है। सीमित आपूर्ति, जो सामान मार्केट में सामान है ना उसको लाते ही नहीं है। अब देखो मार्केट में जो सामान कम आता है ना उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब कीमत बढ़ती है उसके बाद सामान लाते हैं मार्केट में। जैसे मान के चलो कि भाई तुमने देखा होगा बीच में जो प्याज की कीमत है ना 300 कुछ रुपए किलो पहुंच गई थी। ऐसा क्यों था, लोगों ने प्याज के स्टॉक को पीछे रोक लिया था,
वो प्याज की कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। जैसी कीमत बढ़ी, मार्केट में सामान बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, लोगों ने प्याज खरीदा। अब इससे क्या हुआ भाई कि देखो वो जो लोग थे जिन्होंने काला बाजारी करी थी सामान की, उनको फायदा हो गया, तो इसलिए सीमित पूर्ति करके उनका शोषण करते हैं। अगला है सीमित प्रतिस्पर्धा। भाई कुछ कुछ सामान ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही जगह बेचते हैं, ठीक, सिर्फ एक जगह सामान बेचेंगे और कई सामान बेचेंगे नहीं वाला। इससे क्या होता है, वो अपनी मनपसंद कीमत लेता है लोगों से। मैं तुम्हें देखो इसके वैसे एग्जाम्पल होते नहीं है, फिर बता रहा हूँ कि कोई सा मान लो दुकानदार है, ठीक है, एक कोई दुकानदार है पूरी, और ना एक सामान ऐसा है जो सबको जरूरत पड़ती है। अब भाई वो सामान को क्या है कि बहुत ही महंगी कीमतों पर बेचता है, तो लोग खरीदेंगे यहीं से, और कहीं में सामान है नहीं वाला। तो इस तरीके से भी क्या उपभोक्ता का शोषण हो जाता है। अगला है मतलब कि साक्षरता का कम होना। भाई देखो जब ना उपभोक्ता पढ़े लिखे नहीं होते तो उनका क्या पागल बना दिया जाता है। बहुत सारे जो उत्पादक होते हैं, जो सामान बेचने वाले होते हैं, अनपढ़ लोग क्या है कि पागल बना देते हैं और कोई सा भी सामान बेच देते हैं। अगला भारत में उपभोक्ता आंदोलन। भाई उपभोक्ता आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास इसमें कह रहे कि भारत के व्यापारियों के बीच मिलावट, कालाबाजारी, जमाखोरी, ठीक है, कम वजन आदि की परंपरा काफी पुरानी है, ठीक है। उसके बाद यार भारत में उपभोक्ता आंदोलन 1960 के दशक में शुरू हुआ। भाई देखो दशक का मतलब है 1960, ठीक है, से लेके 61, 62, 63, ठीक, ऐसे करते करते ना तुम्हारे पास क्या है 69 तक, इसे हम क्या बोलते हैं 1960 का दशक, ठीक है। तो ये कह रहे कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन 1960 के दशक में शुरू हुआ था। फिर 1970 के दशक तक इस तरह के आंदोलन केवल अखबारों में लेख लिखने और प्रदर्शनी लगाने तक ही सीमित होते थे। देखो शुरू तो इस टाइम हुआ था, लेकिन 1970 तक पहुंचते पहुंचते किसी को परवाह नहीं रही, ठीक, लोग बोलते छोड़ो कोई नहीं, कुछ नहीं होता। उसके बाद लेकिन हाल के वर्षों में इस आंदोलन में गति आई। भाई अब मैं कुछ सालों में जो कंज्यूमर है उनके बारे में सोचा गया। भाई जब ना जब जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता के बारे में सोचा गया, तो एक ना उपभोक्ता कोर्ट खोल दिया गया, इसको बोलते हैं कंज्यूमर फर्म। अगर तुम्हें कभी भी किसी, जैसे मान के चलो ना कि तुम अगर मान लो ऑनलाइन सामान खरीदते हो, ठीक है, ऑनलाइन जब तुम सामान खरीदते हो उसमें लिखा हुआ आता है कि भाई देखो तुमने ना बहुत सारे ऐसा ऑप्शन आता है उसमें टिक मारा हुआ तुमने, ठीक, उस टिक में लगा होता है कि अगर तुम्हें कोई सामान की दिक्कत आती है तो तुम हमारी कंपनी से शिकायत करोगे, तुम कोर्ट में नहीं जाओगे। अगर तुम कहीं पढ़ोगे ना तो उसमें ये सारी बातें लिखी होती है, तुम कभी पढ़ना, बहुत कभी ना एक बार टाइम निकाले ना उसमें पढ़ना कि भाई अगर तुम कोई सा मान लो कि अमेजोन है, तुम उसे करोगे ना टर्म्स एंड कंडीशन एग्री, तो इसमें होता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम हमसे आके बताओगे, ये नहीं कि तुम जाके सीधे कंज्यूमर कोर्ट में पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो ये सारी वही बातें लिखी होती है, ठीक है। अगला कह रहे कि लोग विक्रेता, बेचने वाले को विक्रेता और सेवा प्रदान करता, जो कोई सी सेवा देते, मान लो कि बार्बर मतलब कि नाई हो गया, ठीक है, ड्राइवर हो गया सब, और डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, सब क्या अपनी सेवा देते हैं। कह रहे कि लोग विक्रेता और सेवा प्रदाताओं से इतने अधिक संतुष्ट हो गए थे कि उनके पास आंदोलन करने के अलावा असंतुष्ट हो गए थे कि उनके पास आंदोलन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। भाई लोग ना सामान बेचने वालों से और जो सेवा प्रदान करने वालों से इतना ज्यादा परेशान थे कि वो सिर्फ आंदोलन कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो लोग सामान बेच रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा मिलावट कर रहे थे, ठीक है, और जो सेवा दे रहे ढंग से सेवा दे नहीं रहे, ऐसा हो रहा था। फिर एक लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने उपभोक्ता की बात सुन ली। भाई बहुत ही टाइम के बाद क्या है, उपभोक्ता की बात सुनी। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको कोपरा बोलते हैं, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया, ठीक है। अब सुनो भाई इसके आगे हम बात करते हैं कोपरा जो है ना, मतलब 1986 में होता, उसको बोलते हैं उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। उपभोक्ताओं के हित में, मतलब कि उनके साथ के लिए, उपभोक्ता के हित की रक्षा के लिए बनाया गया कानून था एक, ठीक। उसके बाद कह रहे कि कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय न्यायिका तंत्र स्थापित किया गया। भाई देखिए त्रिस्तरीय का मतलब है पहले एक छोटा सा लेवल, उसका बड़ा लेवल और उससे ज्यादा बड़ा लेवल, ठीक है, 3 लेवल पे, मतलब कि 3 लेवल पे बनाया गया। मान लो कि पहला ये वाला है, ठीक, अगर वो जो उपभोक्ता है पहले वो यहाँ पे शिकायत करेगा, अगर यहाँ से उसको मतलब कि न्याय नहीं मिलता तो आगे जाएगा वो, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलता तो आगे जाएगा, और यहाँ पे पक्का मिल जाता है, ठीक है। तो कह रहे कि जिला स्तर पर 20 लाख, हमें कह रहे कि जिला स्तर पर 20 लाख, राज्य स्तर पर और 20 लाख से 1 करोड़ तक, राष्ट्रीय स्तर की अदालत 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती है। देखो भाई
क्या बोला मैंने कि जिला स्तर पर 20 लाख है और राज्य के स्तर पर, तो एक ना पूरे देश के स्तर पर 20 लाख से लेके 1 करोड़, ठीक। और जो तीसरा वाला है, ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, वो 1 करोड़, कह रहे कि 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी, 1 करोड़ से ऊपर का पैसा होगा ना तो उसको सबसे ऊपर वाला देखता है। मैं ऐसा बोलूं, देखो तुम्हारा सामने पहला वाला है, ये पहला कोट, ठीक है, तो मैं ऐसा देखो, ये पहला कोट है, ये दूसरा कोट है, ये तीसरा कोट है। देखो पहला कोट, दूसरा कोट, तीसरा कोट। लोग ना पहले वाले में पहले जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर तुम्हारे जो राशि है, देखो ऐसा बोल रहा हूं, मैंने लगा कि जिला स्तर पर अगर 20 लाख रुपए से लेके, देखो भाई मेरे पास क्या है कि अगर जो मेरे पास ना अगर 20 लाख रुपए से लेके करे 20 लाख राज्य स्तर पे सिर्फ तुम्हारा 20 लाख है तो सबसे छोटे वाले कोर्ट में जाओगे। उसके बाद 20 लाख से 1 करोड़ तक है, ठीक है, 20 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक है, तुम जाओगे दूसरे वाले पे। लेकिन 1 करोड़ से तुम्हारा ज्यादा रुपए का अमाउंट है तो तुम जाओगे तीसरे वाले पे, ठीक है। ये कोर्ट बना रखे हैं। तो अगला कह रहे कि सुनो भाई, जो पास नेक्स्ट है उपभोक्ता के कर्तव्य। भाई उपभोक्ता के क्या क्या काम होने चाहिए, उपभोक्ता को एक तरीके से मान लो, देखो अगर कोर्ट काम कर रहा है तो उपभोक्ता का भी ना कुछ कर्तव्य बनता है। कह रहे कि कोई भी माल खरीदते समय उपभोक्ता को सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। अगर कोई इंसान सामान खरीद रहा है उसको उसकी क्वालिटी चेक करनी चाहिए कि भाई सामान सही है कि बेकार है, ठीक। दूसरा कह रहे कि जहां भी संभव हो गारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। भाई गारंटी कार्ड जरूर ले लो, मतलब कि अब तो गारंटी कार्ड है नहीं, वारंटी कार्ड चलती है। अच्छा भाई तुम्हें ना गारंटी कार्ड और जो वारंटी कार्ड है तुम्हें इसमें डिफरेंस पता चाहिए। गारंटी कार्ड क्या होती है, वारंटी कार्ड क्या होती है। गारंटी अगर दी जाती है तो तुम्हें सामान पूरा बदल दिया जाएगा तुम्हारा, लेकिन अगर वारंटी दी जाती है इसमें तुम्हारे सामान को सिर्फ ठीक करके तुम्हें देंगे, ठीक है। अब गारंटी चलती नहीं ज्यादा, अब चलती है ज्यादा वारंटी चलती है, ठीक है। कह रहे कि खरीदे गए सामान व सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए। भाई जो तुमने सामान खरीदा ना उसकी रसीद जरूर लो। तो मान लो कि किसी मॉल में चले गए और वहां पे तुम्हारे पास है कि तुम्हें एक मान लो मशीन खरीदी, मशीन की रसीद जरूर लो, ठीक। नहीं लोगे तो तुम्हारे साथ धोखा हो सकता है। अगला कह रहे कि अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए। भाई जो तुम्हें उस सामान से दिक्कत है उसकी शिकायत करो, नहीं कि तुम इग्नोर मार दे रहे हो। अगर इग्नोर करोगे छोटे मोटे दिक्कत को तो तुम्हें दिक्कत आ सकती है बाद में। अगला कह रहे कि ISI था मेरे पास है एग मार्क निशानों वाले सामान ही खरीद। देखो मेरे पास क्या होता है कि एक ना ISI का साइन होता है, दूसरा होता है एग मार्क। तुमने गूगल सर्च मारोगे ना कि मेरे साइन ऑफ ISI, दूसरा वैसा इसको एग मार्क बोलते हैं। इन दोनों साइन को देख लोगे उसके बाद ही सामान खरीदना चाहिए, वरना हमें सामान खरीदना नहीं चाहिए। अगला कह रहे कि अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जो भी हमारे अधिकार हैं, ठीक है, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। तुम्हें ऊपर इसके अधिकार पढ़ा चुका हूं, तुम्हें याद होना चाहिए वो सब। अगला आवश्यकता पड़ने पर उन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए। जो अधिकार तुम्हें है, जो उपभोक्ता के अधिकार हैं, उन सब का प्रयोग करना चाहिए। अगली बात करते हैं उपभोक्ता, कह रही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्या है, ठीक। तो कह रहे कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही वो कह रहे कि यह वही दिन है जब भारतीय संसद ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था, ठीक। इसको मतलब कि कोपरा बोलते हैं, लागू किया था। भारत उन गिने चुने देशों में से है जहां उपभोक्ता की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट है। भाई देखो भारत एक ऐसा देश है जहां पे उपभोक्ता जो इंसान है जो कि सामान खरीद रहा है उसके लिए सिर्फ खाने पीने के सामान के लिए अलग से कोर्ट खोल लगा है। और कोई ऐसा देश नहीं है, ठीक है, ज्यादा देश ऐसा है नहीं। क्योंकि आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन है, जिसमें से केवल 50-60 ही अपने कार्य के लिए पूर्ण संगठित मान्य प्राप्त। देखो वैसे 2000 से ज्यादा है, लेकिन उसमें सिर्फ 50-60 अच्छे से काम करते हैं और बाकी सब करते नहीं है, ठीक है। मेरे पास भाई जो नेक्स्ट है वो है कि लेकिन उपभोक्ता की सुनवाई की प्रक्रिया जटिल, महंगी और लंबी होती जा रही है। देखो भाई उपभोक्ता की, जैसे किसी ने कभी शिकायत करी तो भाई 1-1 साल के बाद आ रहा है, कुछ भी रिप्लाई हो रहा है। फिर वकीलों की ऊंची फीस के कारण अक्सर उपभोक्ता मुकदमे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। भाई वकील की फीस इतनी ज्यादा होती है, बोलते भाई मैं नहीं लड़ रहा केस, छोड़ दो, कोई नहीं, इतना नुकसान हम झेल लेंगे। अब अगली बात करते हैं कि उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की समस्या क्या क्या है, ठीक है। मतलब कि उपभोक्ता का जो निवारण होना चाहिए ना, जो उनके साथ ठीक होना चाहिए, क्या क्या समस्या उनके सामने वो कह रहा उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया। अच्छा देखो पहले हम ना जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको हिंदी में समझो। हिंदी में अगर समझने की बात करें तो कह रहे कि उपभोक्ता निवारण की प्रक्रिया, जो उपभोक्ता के साथ समस्या हो रही है उसको ठीक करने में ना क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसकी बात चल रही है। तो
उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, मतलब कि बहुत ही मुश्किल, खर्चीली और समय साध्य, मतलब कि बहुत ही लंबा टाइम लेने वाली होती जा रही है, जिसके कारण से लोग क्या है कि भाई काम करते हैं, मतलब कि लोग ना कोर्ट में जाते ही नहीं है। दूसरा कह रहे कई बार उपभोक्ता को वकीलों का सहारा लेना पड़ जाता है, ठीक है, और यह मुकदमा अदालती कार्यवाही में शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफी समय लेता है, ठीक है। मैंने कहा भाई ये जो मुकदमा है वो क्या काफी ज्यादा समय लेता है। फिर भाई अगला मेरे पास है कर कि अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती, ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। देखो भाई बहुत जगह से हम सामान खरीदते हैं ना, वो बोलते हैं भाई रसीद क्या करेगा, ऐसे ले जाओ, और जब ना बात आती है कोई सामान खराब निकल गया तो बोलते हैं तूने मेरे से खरीदा नहीं है। मान लो एक दुकानदार है, ठीक है, अब ये तुम गए सुबह सामान खरीदने गए तुम उसके पास, इसने बोला रसीद मतलब क्या कर रसीद से, ठीक है, रसीद नहीं है। अब कोई सामान खराब निकल गया तो भाई दुकानदार ना मना कर दे, भाई तूने मेरे पास से खरीदा ही नहीं है, ठीक है, ऐसा होता है, तो इसलिए रसीद लेना जरूरी होता है। अगला बात करें, बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटे फुटकर दुकानों से होती है। अब देखो भाई तुम ना ज्यादातर सामान कहां से खरीदते हो, जो छोटी मोटी दुकान होती है वहां से खरीदते हो, और वो तुम्हें कभी भी स्लिप नहीं देते हैं। अगला भाई कह रहे कि श्रमिकों के हित की रक्षा के लिए कानून के लागू होने के बावजूद खास तौर से असंगठित क्षेत्र में मतलब कि कमजोर है। भाई सरकार ने कदम तो उठाए हैं लेकिन बड़े बड़े मॉल में, ठीक है, बड़ी बड़ी दुकानों पर, छोटे मोटे दुकानों पर नहीं उठाया कदम। अगला क्योंकि इस प्रकार बाजारों में कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का पर्याप्त पालन नहीं होता। भाई अगली बड़ी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सामान खरीदने और बेचने के लिए ना जो भी नियम बनाए गए हैं उन नियम का कोई भी पालन नहीं करता है। अगली बात, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से हैं। भाई जो उपभोक्ता है उसकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए इनकी बातें करते हैं। पहले मतलब जो कानूनी कदम 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया था। फिर प्रशासनिक कदम कौन सा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये तुम्हारे इसका एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। फिर अगला मेरे पास है तकनीकी कदम, वस्तुओं का मतलब कि मानकीकरण। तकनीकी में क्या भाई जो भी तुम सामान खरीदोगे ना उसको चेक किया था, चेक सामान सही है कि गलत है। अगला सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में होता, त्रिस्तरीय उपभोक्ता अदालत की स्थापना, भाई इसके बारे में बता चुका हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उपभोक्ता अदालत में अंतर क्या है। सबसे पहला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में करते हैं। ये उपभोक्ता को मार्गदर्शन करती है, ये उपभोक्ता को बताती है कि सामान सही है तो ये सामान खरीदना चाहिए, ये सामान नहीं खरीदना चाहिए, तो ये चीज क्योंकि ये उपभोक्ता का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराए। यह जनता को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करती है, ठीक है। मतलब कि ये जो है ना उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ये उपभोक्ता को सिर्फ बताती है कि भाई तुम अपने अधिकार कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हो। अगला उपभोक्ता अदालत क्या है, कह रहे कि लोग उपभोक्ता अदालत में न्याय पाने के लिए जाते हैं, जो उनके साथ गलत हुआ है, ठीक है, उनका न्याय पाने जाते हैं। फिर दोषी को दंड दिया जाता है, उन पर जुर्माना लगाती है या फिर उनको सजा दी जाती है। ये करते हैं उपभोक्ता अदालत करती है। अगली बात करते हैं भाई मतलब कि आरटीआई सूचना का अधिकार का मतलब क्या है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो आरटीआई या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सूचना पाने का अधिकार या फिर आरटीआई के नाम से जाना जाता है। इसका एमसीक्यू आता है, ठीक है, कि आरटीआई कब लागू था, 2005 में अक्टूबर के महीने में हुआ था। फिर कि जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों के सभी सूचना पाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। भाई ये जो ना इस अधिकार के हिसाब से तुम अगर कोई सा भी सामान खरीद रहे हो तो उस सामान के बारे में तुम्हें जानकारी पाने का पूरा अधिकार है। अब न्याय पाने के लिए उपभोक्ता को कहां जाना चाहिए। सबसे पहला न्याय पाने के लिए उपभोक्ता को उपभोक्ता अदालत जाना चाहिए। दूसरा कोपरा, बता चुका हूं उसके बारे में। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिका स्थापित किया गया। मैं त्रिस्तरीय के बारे में बता चुका हूं, ठीक है, ऊपर पढ़ लेना एक बार। अगला ये इसके बाद मेरे पास क्या है भाई, जिला स्तर का मेरे पास क्या है, न्यायालय 20 लाख तक होता है, ठीक। अगला जो राज्य स्तर है उसका भाई उसका 20 लाख से 1 करोड़ तक, और जो राष्ट्रीय स्तर पे वो 1 करोड़ या उससे ऊपर। ये वाली बातें ऊपर बता चुका हूँ, जो मेरे पास ना ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट ऊपर कवर कर चुका हूँ मैं, ठीक है भाई। देखो ये चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में कहा था काफी छोटा है, तुम्हें चैप्टर भाई याद होना चाहिए, कम से कम तुम्हें 3 से 4 मार्क्स आसानी से ज्यादा है चैप्टर, ठीक है। तो 3-4 मार्क्स भी कम नहीं होते हैं भाई। अब समझो तुम्हें करना क्या है, ये तुम्हारा पूरा चैप्टर, ये तो जो तुम्हारी पूरी बुक है ना, पूरी बुक खत्म हो रखी है, जो तुम्हारी इकोनॉमिक्स बुक का खत्म है। इसके बाद हम पोल साइंस शुरू करेंगे,
पोल साइंस के बाद हमारे पास आएगी हिस्ट्री, फिर जाके हम करेंगे ज्योग्राफी। भाई जितने भी हमारे पास है ना, ये सारे के सारे तुम्हें अच्छे से कर लेने, याद कर लो, एनसीईआरटी याद करो, ठीक। और जितने देखो तुम नोट से याद कर लो और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर याद कर लो, इतनी गारंटी दे रहा हूं भाई तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, तुम्हें याद होगा तो, क्योंकि एग्जाम में बना बना के लिखते हैं बच्चे। तुम्हें करना कुछ नहीं है, एक वीडियो ऐसी आएगी कि हमें एसएसटी के एग्जाम में जो ना लिखना कैसे आंसर, एक वीडियो में ऐसे बना के मतलब कि इसी में अपलोड कर दूंगा कि एसएसटी के एग्जाम में एक तरीके से मान लो अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करें। अगर तुम उस वीडियो को देख लेते हो, मैं कह रहा हूं अमेजिंग तुम आंसर लिख के आओगे, ठीक है। और भाई जिस बच्चे को इंग्लिश में दिक्कत है ना, वो इंग्लिश की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके चेक करो, उसमें दिन पे दिन क्या है, कुछ दिन में वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।